हाँ जी, तो भाई IS-1 ऑब्वियसली लाइव होगा, वो मैंने कहा हुआ है, उसके बाद बस शुरू करूँगा। और अब हम ज़रा सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, आपके सामने एक और पास पेपर आ रहा है आफ्टर कवरेज ऑफ द इंटायर कॉन्सेप्ट्स। इसमें लिखा हुआ ही है कि ओवल लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओवल इज इन द प्रोसेस of finalizing its financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2018। ये आपकी कौन सी पीरियड हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड, ऐसा ही है भाई। चलें जी, ओके, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, अब कह ये रहा है कि ये फॉलोइंग सिचुएशंस हैं अंडर कंसिडरेशन। ओवेल जो है सेल करता है इंस्ट्रूमेंट A1 और B1। ये A1 और B1 इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, सही है। 1 साल की वारंटी देता है ये। दीज यूनिट्स आर परचेज फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर स्टार लिमिटेड। डिटेल्स ऑफ वारंटी आर एज अंडर। SL प्रोवाइड्स वारंटी सर्विस टू द कस्टमर्स एंड रिकवर 50% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम OL। अच्छा, पहले ये देख लेना SL और OL कौन है। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? OL की। अच्छा, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो OL है, और ये कह रहा है कि SL जो है वारंटी सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, SL कौन है? सप्लायर है। आगे नहीं, फुल फोकस के साथ। SL वो है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, वो डायरेक्टली कस्टमर को वारंटी सर्विस देता है। एग्रीड है? तो ये जरा आपने देख के करना होता है। अच्छा भाई, इसके बाद कह रहा है कि फिर वो मुझसे रिकवर कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो बल्ली है या मेरी ऑब्लिगेशन है वो किस हद तक की है, यानी वो पूरा उसको वारंटी देगा, 50% मुझसे क्लेम कर लेगा। चलें, हाउएवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट द वारंटी सर्विसेज वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय OL। तो सर आई बिलीव कि ये जो हमने लाइन लिखी है यहाँ पे, ये एक सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंसी हो गई इस हद तक। अगर वो डिफॉल्ट किया तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। तो क्या ये कंटिंजेंसी आपको लगता है डिस्क्लोज होनी चाहिए? यस सर, ये इस हद तक जो आपकी कंटिंजेंसी है वो क्या होगी? डिस्क्लोज होगी। तो चलें दूसरा केस, और इस केस को लिख के बताएं कि आप किस तरीके से इसको लिखते हैं और कहते हैं कि क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या डिस्क्लोज होना चाहिए, जल्दी से। वालेकुम सलाम। तुम इधर आ जाओ, यानी इस साइड आओ ना, ताकि सब एक साथ हो जाओ हमारे भाई। अगेन आपके लिखने की टेक्निक ये होनी चाहिए कि वो 4 चीज़ें बयान करनी है। एग्रीड? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रिलायबल एस्टीमेट है, वो सारी चीज़ें।
वालेकुम सलाम। सही चल रही है तैयारी भाई? अभी इसके भी प्रैक्टिस सेशन शुरू करने हैं मुझे, FAR 2 के, IS1 के बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन, और IS1 में भी मैं बहुत सारे सवालात तो ऐसे कराऊंगा जो मिक्स होंगे, तो वो भी न्यू नेचर के आते रहेंगे जैसे ऑडिट में आते हैं। हम खुद वहाँ पे काम में फंस गए थे। मैं तो वहाँ पे भी ऊपर भी मैंने कोई 3-4 घंटे मीटिंग ली है, पर वो मज़ा अलग था कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मेरा बॉस भी पूछे मुझसे था कि ये क्या बैकग्राउंड लगाया है, मैंने कहा इट्स ओरिजिनल। क्या कह रही है? नहीं, हम तो क्लाइंट को ठिकाने लगा के उसको काम पे लगा के गए थे ना, गोइंग कंसर्न के मसले क्रिएट करके। वो जब तक असेसमेंट कर रहे थे हम घूम के आ गए। अब की ना कि जब वापस आया तो हो गई। तो क्लाइंट ने तो कॉल भी की कि यार तू हमें लगा के कहाँ निकली है। हमने बोला दैट इज़ बिजनेस। अनीब कहाँ था? अनीब कहाँ से आएगा? अनीब बॉर्डर के उस पार है। हाँ, मुर्तज़ा को लेके गया था मैं। वो तो मेरे ये पूरे सेटअप के लिए ना वो दिखता था ना, तो उसका तो ऑनलाइन जॉब है ना उसकी दूसरी, तो वो अपना काम भी करता था, घूमता भी था, उसका तो फ्री का टूर था ना। चलें, तो सर यहाँ पे लिखा है अब्दुल हनान ने, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट OL हैज एग्रीड टू प्रोवाइड अ वारंटी सर्विस टू अ कस्टमर विच क्रिएट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या ये सही कह रहे हैं कि वारंटी सर्विस प्रोवाइड करना इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंट? वेरी गुड। ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, सिंस SL provide warranty services to customer for A and half of the amount is recovered from OL. So OL will record a provision up to the extent of 50%. यही है? Okay. 50% of the amount from the reliable estimate is rupees 4 million against the warranty of A1. And OL should disclose that if SL doesn't provide warranty services to OL will be responsible to incur that cost. अच्छा, तो यानी इन्होंने सही लिखा है ना कि भाई फिर ये भी डिस्क्लोज होगा कि अगर वो इंटरटेन नहीं करता तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम ये डिस्क्लोजर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती तो रिकॉर्ड हो जाता। तो हम यहाँ पे जब भी किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है उसको हमें क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है। पक्की बात है? अनलाइकली नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, तो यही तो लिखना ना यहाँ पे कि however in case assets default the warranty services has to be provided by OL, so there is a possibility that OL might provide this additional warranty services, so this fact should be disclosed in the financial statements. Clear है? दूसरे पार्ट पे आओ जानी जल्दी से। बाकी 50 का बनेगा वो तो देखो, वो तो प्रोबेबल क्या सर्टेन है। नहीं, एक बार आपने बता दिया ना। अच्छा, ये तुमने अब्दुल हनान एक चीज़ गलत लिख दी B1 वाले की। आई एम नॉट रीडिंग इट बिकॉज दे आर डूइंग इट, बट ये तुमने गलत लिख दी है, मैं भी तुम्हें करेक्ट करता हूँ। और अच्छी बात है, लिख के चेक करवा दो ताकि ये सारी चीज़ें हो। बाकी क्या मतलब, मर गए हो क्या? हाँ जी, जैन भाई, उमर, हसीब, अली हसन, अवेश, लिखना है भाई, सुनाओ।
सही है। 2 मिलियन कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, ये गलत लिख दिया तुमने। दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, दिस इज अ प्रोविजन। नहीं, टोटल कॉस्ट है ना 4 मिलियन, तो तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं कहो ना, तुम बोलो रिकॉर्ड होगा 2 मिलियन। 2 मिलियन इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, 2 मिलियन इज एक्चुअली अ प्रोविजन। तुमने नाम गलत लिख दिया। हाँ, ये आगे। यस, सही है। तो ये आपने अब सही बोला ना, क्योंकि आपने दोनों को कंटिंजेंट कर दिया। तो एक कंटिंजेंट नहीं है, एक तो प्रोबेबल है, दूसरा कंटिंजेंट है। तो जो कंटिंजेंट है, पॉसिबल है, वो डिस्क्लोज कर रहे हो, जो पक्का है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर है? नहीं, इसमें डिफॉल्ट की बात नहीं कही है। नहीं, अब देखो, इसमें आपने गलती कर दी जो उसने भी की थी, अब्दुल हनान ने। जो B1 है ना, उसमें आपने पूरा प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। नहीं तो आप देखो, आप एक चीज भूल गए, मैं तो रीइंबर्समेंट एसेट तब बुक करता हूं जब वर्चुअली सर्टेन हो। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है? तो अज्यूम नहीं कर सकते ना। आपने बोला है कि आप पहले ये बताओगे कि मैं लायबिलिटी पूरी रिकॉर्ड करूंगा और रीइंबर्समेंट एसेट उस हद तक रिकॉर्ड करूंगा जितना वर्चुअली सर्टेन है। मैंने इसकी बेहतरीन एग्जांपल पेंशन वाली थी। पेंशनर्स को जो मैंने पैसे देने थे PDCL ने, वो तो मैंने रिकॉर्ड किए थे। मैंने उसको क्या गवर्नमेंट से रिसीवेबल बुक करने के लिए हामी भरी थी? क्यों? वर्चुअली सर्टेन नहीं था। तो वो तो कह रहा है कि मैं उससे ले लूंगा, ये भी तो यही कह रहा है कि मैं वारंटी प्रोवाइड करता हूं। वहां से कंफर्मेशन तो नहीं है ना। कहाँ किया था? देख, ऊपर वाले तुमने ये गलती की ना, तुमने ऊपर वाले केस को इससे मिला दिया। ऊपर वाले में वारंटी ही वो दे रहा है, वो डायरेक्ट है। बात समझ आई? ऊपर वाले केस के अंदर A1 के अंदर वो जो मेरा सप्लायर है वो वारंटी सर्विस दे रहा है और मुझसे ले रहा है पैसे, तो मेरी तो लायबिलिटी है किसकी तरफ? SL की तरफ। बाकी के लिए मैंने कहा अगर वो टोपी करा देगा तो बाकी के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, फिर वो तो हमने डिस्क्लोज कर दिया। इस केस के अंदर SL बोलता है मैं नहीं जानता, तू खुद देख। तो लायबिलिटी इस तरफ और रीइंबर्समेंट उस तरफ। तो अब हम कह रहे हैं रीइंबर्समेंट तो मैं उस हद तक की बुक करूंगा जितना वर्चुअली सर्टेन है। सही है? दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। मतलब ये सोचने की बात है इसमें कि आपने बड़ा ध्यान से कि ये लायबिलिटी है, वो रीइंबर्समेंट एसेट, मतलब यही तो लॉजिक थी कहानी सुनाने की कि समझ आ पाए। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है जानी? जल्दी से, क्योंकि देखो दूसरे वाले केस में वो बोल ही रहा है कि भाई तू देख, मेरा काम नहीं है। हम यहाँ पे उसकी वारंटी एंटरटेन करते हैं और उसको क्लेम डाल देते हैं। अब क्लेम आएगा या नहीं आएगा, मैं तुम्हें बैंक्स का बताता हूँ, मैं तो बैंक्स का भी ऑडिट करता हूँ ना। तो होता क्या है, बैंक्स को कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि किसान, फार्मर वगैरह ये जो आते हैं ना, जो एग्रीकल्चर लोन लेने आते हैं, इनको तुम फैसिलिटेट करना और अगर तुम इनका इंटरेस्ट माफ करो तो इस स्कीम के तहत मुझसे पैसे ले लेना, मुझसे पैसे ले लेना। अच्छा, अब हुआ क्या, इन्होंने ये इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो ये तो इसका लॉस हो गया ना। किसका लॉस हो गया? बैंक का। वो बोलता है हम उससे रिकवर करेंगे, बोलता है स्कीम के तहत है। मैंने कहा जब तुम क्लेम लॉन्च करो, जब वो ओके दे दे, यानी उनका पोर्टल होता है लॉन्च करने का, और पोर्टल में उसका स्टेटस एक्टिव आ जाता है ना स्टेट बैंक की साइड पे, मैं बोलता हूँ वर्चुअली सर्टेन है। मैं क्या बोलता हूँ? तो जब मैं बैंक्स का ऑडिट करने गया ना, तो पहले लोगों को ये था कि गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट जो है मना नहीं करेगी। मैंने कहा अभी हामी भरी? वो बोल रहा नहीं स्कीम है। मैंने कहा तुम स्कीम में पूरे उतरे, क्या ये ओके आया? तो ऐसे कोई कुल मिला के मैंने कोई अराउंड 1.1 बिलियन के रिसीवेबल्स को राइट ऑफ करवाया था। डिस्क्लोज बेटा, रिकॉर्ड जब हो गए मेरा मुन्ना, तो डिस्क्लोज कहाँ से होंगे? किसकी? नहीं ना, वो तो रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे ना। फिर आपने डिस्क्लोज करवाया, मैंने हटवा दिया ना।
पूरा हटवा दिया, मैंने प्रोविजन बुक करा दिया। मैंने बोला भाई आपका रिसीवेबल बुक होना कब जायज़ है? वर्चुअली सर्टेन। एंड वर्चुअली सर्टेन कब होगा? जब वो अप्रूव कर देगा। तो मैंने कहा जब वो अप्रूव कर देगा तब आके बात करना मुझसे। वो बोल रहा नहीं यार प्रोबेबिलिटी तो है मिलेंगे ना। मैंने कहा आप डिस्क्लोज कर लो। किसने? स्कीम बेटा गवर्नमेंट साइन नहीं करती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन याद है क्या होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस या गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से कोई असिस्टेंस। उसको मैंने ये कहा था कि बेटा मुझसे नहीं करना अकाउंटिंग में, मैं बता रहा हूँ दिमाग फौरन घूम जाता है, सही है। उसको मैंने यही कहा था, मैंने कहा ये नहीं करना, प्रोविजन है तो है, गलत बुक किया हुआ। उसने बोला अगर वापस अगर उसने मान लिए तो मैंने कहा तब बुक कर लेना। मैंने कहा अभी कट ऑफ का इशू है, इस रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हारा राइट स्टेब्लिश नहीं है, बात हो गई खत्म। इससे एक सवाल दिमाग में आया, बना के भेजूंगा, बताऊंगा नहीं, सही है, बताऊंगा नहीं। चलें पहले बताओ बात समझ आती है, क्लैरिटी है, पक्की बात है? तो ये बात रखना है कि इसमें सवाल आने वाला है और ज़रा खतरनाक किस्म का आने वाला है। हाँ तो वो प्रोसेस करना शुरू कर देना। मैंने कहा अभी रुक गया मैं खुद ही। तुम्हारा बात का सवाल का जवाब क्लियर हो गया? कंटिंजेंट वाला हम नहीं, मैनेजमेंट। यस, अगर प्रोबेबल है, अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज होगी। तुम भी मानते हो कि प्रोबेबिलिटी है, यूजुअली हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है तो डिस्क्लोजर होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो डिस्क्लोज भी नहीं होगा। लाइक्लीहुड में भी डिस्क्लोज नहीं होता हाँ, एसेट के केस में। तो वो तो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं उसको, क्लियर है, पक्की बात है, कोई आवश्यकता कोई भी नहीं। चले ऑनलाइन वालों प्लीज़ बता दो सारे बच्चे, क्लैरिटी है? हाँ जी चलें, गुड, ओके। अब जरा इधर आ जाओ। एज ऑन 31 दिसंबर 2018 OL should recognize a provision for warranty service to be provided as there is a present obligation as a result of, ये आपने भी लिखा था, the amount of provision would be 2 million respect of A1 as OL is liable to SL for 50% of the cost of service। ये भी आप लोगों ने लिखा था अपने अपने तरीके से, पर मकसद यही था। आगे 7 मिलियन इंटायर कॉस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर आपने ये गलती की यहाँ पे भी, और किसने अल्लाह की कसम से जो गलती की थी कि प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये की थी, लिखा था प्रोविजन होगा, लिखा ही नहीं था, तू तो अलग ही लीग में, सही है। तो खैर ये बात याद रखिएगा कि जब मेरी ऑब्लिगेशन है तो मतलब मेरी ऑब्लिगेशन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक का रिसीवेबल दूसरे के पेबल से नेट नहीं कर सकते, दो अलग अलग हैं। तो यस ये ऑब्लिगेशन अलग है, वो रिसीवेबल अलग है। तो जो ऊपर केस था ना कि, अच्छा एक ऐसा सवाल आया, वैसे ही तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसा सवाल आया कि वो 100% वारंटी सामने वाला बंदा उसको देता है कस्टमर को, सप्लायर टू कस्टमर, हमसे कुछ भी पैसे नहीं लेता, एग्रीड? अच्छा अब होता ही है कि वो आपको लिखा हुआ मिलता है सवाल के अंदर कि अगर वो वारंटी इंटरटेन नहीं करेगा तो आपकी बल्ली है, प्रोविजन करेंगे, से डिस्क्लोज करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। तो ये लिख लो कहीं कि ये केस अगर आया तो याद होना चाहिए कि वो पूरा हिसाब किताब करे, अगर तो ये याद रखना पूरा हिसाब किताब अगर वो करे तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पे ऑब्लिगेशन आ सकती है। तो ये भी आपने याद रखना है, क्लियर है? एसिड किसका बनाएंगे? वो तो केस ही नहीं है ना, वो तो केस ही नहीं है। चलें ओके, ये भी बात समझ आती है। अच्छा फिर आगे लिखा हुआ है OL इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर द रिमेनिंग वारंटी कॉस्ट ऑफ A1। अच्छा, एज OL वुड बी रिस्पॉन्सिबल इफ इट इन केस ऑफ SL's डिफॉल्ट, यानी वो ज्वाइंट और सिविली लायबल है ना, तो अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो ऑब्लिगेशन हमारी होगी। अच्छा, further OL should recognize a separate asset to the extent of reimbursement from SL in respect of B1 to the extent that it is virtually certain। in the statement of profit or loss वो इनकम और एक्सपेंस आपस में नेट हो सकते हैं,
पर रिसीवेबल पेएबल आपस में नेट नहीं हो सकते। ये हमने उस दिन भी सीखा था कि पार्टीज अलग अलग है पर इनकम एक्सपेंस एक ही वजह से। तो इनकम और एक्सपेंस कैन बी नेटेड ऑफ बट रिसीवेबल पेएबल कैन नॉट बी। क्लियर है? पक्की बात है सर। जब तक लिखा हो वर्चुअली सर्टेन तब तक अज्यूम नहीं करना। हाँ, तब तक अज्यूम नहीं करना। आप सिर्फ ये लिख के निकल जाओ कि मैं रिसीवेबल उस हद तक रिकॉर्ड करना अलाउ करूंगा जितना वर्चुअली सर्टेन होगा, बस। आपने ये अज्यूम नहीं करना कि वर्चुअली सर्टेन है। आप बोलेंगे रिसीवेबल इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट इट इज वर्चुअली सर्टेन। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमने भी कहाँ बोला वर्चुअली सर्टेन? वो तो कह रहा है कि वो उससे क्लेम कर लेता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उस हद तक रिकॉर्ड करो जितना वर्चुअली सर्टेन है। चलें आगे। मैं तो मना कर रहा हूँ कि आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बोल देना कि उतना रिकॉर्ड करें जितना वर्चुअली सर्टेन है। चलें अगला प्रश्न। वही है ना, सेम है, सेम वो चल रहा है ना, सवाल का दूसरा पार्ट है। लिखना है दस्ती दस्ती ताकि कुछ फ़ायदा हो। अल्लाह करे ये 15 नंबर का सवाल आया तुमसे पिक हो जाए 5-5 नंबर की केसेस। इन्विजिलेटर को बुला के खड़ा करना, 5 मिनट खड़ा दे रहा हूँ पेपर। और वाकई इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये पिक हो गया तो इसमें है ही कुछ नहीं। यही होता है ना कि अगर आपने पिक हो गया, खाली ये बताना है ना इसमें कि प्रोविज़न है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, भाई बात ख़त्म, नंबर पूरे हैं और कम से कम टाइम में। बाकी में तो रिस्क है कि भाई आप लगे हुए हो, अकाउंटिंग गलत हो गई, पिक नहीं हुआ। ये पिक हुआ ना एक बार, पूरा पूरा सही है। तो आप उसको इस एंगल से सोचो। लोगों को इसमें डर लगता है कि भाई 1037 है, पर कुछ भी नहीं है अगर लॉजिकली। अच्छा, उसको ज़्यादा आसान लगता है जो ऑडिट में ये पक्का करके बैठा हुआ है, वहाँ अलग जलील होता है इस पर। और जो मैंने लास्ट सवाल दिया था ना ऑडिट में, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट भी था, बहुत सारे बच्चों ने मिस किया। गोइंग कंसर्न भी था। नहीं, गोइंग कंसर्न भी है ना। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ना कि उसमें कॉस्ट जो है वो ऊपर निकल गई है और सेलिंग प्राइस तो सेम है। नहीं, वो तो चलो, वो तो अलग चीज़ है ना। लिख सकते हो, मना नहीं है। तीन थे। तो गुड्स डिलीवरी पे ही होते हैं ना, वो तो सही कह रहा है। वो तो एक जेनरिक रिस्क होता है ना, पर इन सिचुएशन इट इज़ नॉट प्रिवलेंट। नहीं, मार्क्स तब मिलेंगे ना जब वो कहता है आपको एडवांस पैसे मिलते हो, तो आपका रिस्क होता है कि आपने एडवांस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो। 3 रिस्क थे उसमें, फॉरेन एक्सचेंज का, ऑनर्स का, गोइंग कंसर्न का। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, गोइंग कंसर्न, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, स्टेट बैंक से पता लगता है। वो अभी जलील करूँगा ना क्लास में। हाँ सही है।
स्पॉट रेट भी चल जाएगा। हाँ भाई जल्दी से ही है, पर अब सवाल आ रहे हैं ना मिक्स स्टैंडर्ड्स के। हाँ उसमें तो बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा था पहले। अच्छा मैं देखता हूँ ये बच्चे नोट भी करते हैं, जो देख कर लेता है ना फिर उसका कॉपी करके फिर भेजते नहीं, वैसे गलत आ रहे होते हैं लाइन से, और एक सही आता है ना जब, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। वो क्या है, हम बैठे ही जलालत के लिए, पास करा दो बस। नहीं भेजा करो, मैं अपना बगैर देखे भेज दो, तो मतलब तो सीख रहे हो ना। मेरे पास जो नहीं, वो सबसे पहले कर लेते हैं। आप टाइमिंग देखें। नहीं आप सबसे जो पहले करता है ना, देखो जब मैं सवाल भेजता हूँ ना तो मैं उस वक्त एक्टिव होता हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने। नहीं टॉप पे आ रहा होता है ना, अब उसमें मेरे पता नहीं जो एआई का फीचर है क्या है, वो जो टॉप फैन वाला हिसाब किताब होता है ना, नहीं असल में मसला ये है जो टॉप फैन वाला हिसाब किताब होता है ना, वो जानबूझ के ऊपर दिखाता है उसके कमेंट्स। अबे उसका बाय डिफॉल्ट मेरी स्क्रीन से देखो तो वो पहले आ रहा होता है ना। अच्छा चलें, ये बच्चों ने लिखा है, जैन ने लिखा है यहाँ पे, लाइबिलिटी ऑफ 5 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड एज एट 31 दिसंबर 2018 एंड प्रोविजन ऑफ 6 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड और मोस्ट लाइकली ओवेल वुड पे। देखो आपने बयान ही नहीं किया जैन, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गए हो कि ये हो जाएगा। भाई आप लोगों ने ये भी तो बोलना है ना कि वो मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, वो भी तो बताओ, यही चीजें बतानी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कैसे है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे है इस सवाल में, आप बोल रहे हो करंट स्टेटमेंट दी है मैंने, तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ऑब्लिगेशन है। देखो ऊपर कह रहा है ना कि उसने हमें ये बोला कि 18 मिलियन चाहिए ऑन सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पास्ट इवेंट कैसे है कि सिंस द गुड्स हैव बीन सप्लाइड ऑन 18 अक्टूबर एंड केस हैज बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर, ऐसा ही है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कस्टमर है ना, तो वही तो कह रहा हूं ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो सू 18 को हुआ है, तो इसका मतलब है पास्ट इवेंट है तो हुआ है ना। हमारा मकसद क्या था, हमने उसको डिफेक्टेड गुड्स सप्लाई किए, तो सप्लाई ऑफ डिफेक्टेड गुड्स इज अ पास्ट इवेंट, फाइलिंग ऑफ केस बाय कस्टमर इज अ क्रिएटिंग अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एस। अच्छा केस फाइल करना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, आपने मार्केट में जाके खुद बोल दिया कि करंट स्टेटमेंट दिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हैज बीन क्रिएटेड एज द ओएल हैज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर वाया ईमेल टू पे 5 million. So this amount is certain. However, as per lawyer's communication, there is a 70% probability. सही है, तो फिर ये बताओ कि it should be recorded as a provision because it is the most likely outcome. वो याद है बताया था वहां पे, तो लिखने का सलीका सीखो, आप ये बोलोगे इट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो पहले आपने पास्ट इवेंट बताया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बताई, ये बताया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे आ रही है, फिर आप इसको आगे लेके गए, आपने बोला कि भाई क्योंकि बाकी के लिए लॉयर का कंटेंशन ये है कि देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी दैट वी विल पे ₹6 million, it is the most likely outcome and it has to be recorded as a provision. However, for the remaining amount, a contingent liability should be disclosed in the FS. रिमेनिंग अमाउंट की तो कंटीजेंसी है ना, तो वो रह गया, तो जो रह गया उसके लिए कंटिजेंट ऑब्लिगेशन आएगी। अच्छा वो बताओ, 5 तो हमने कंफर्म बोल दिया, सही है। फॉर रिमेनिंग हम क्या कह रहे हैं, 6 मिलियन, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11, बचे कितने, 18 और 11 में से 7 मिलियन की कंटिजेंट लायबिलिटी आएगी ना। आप नहीं समझ रहे ना बात, 6 टोटल का नहीं है भाई, क्या हो गया, फॉर रिमेनिंग अमाउंट, ऊपर लिखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मतलब ये अंधों की तरह सवाल नहीं करने होते, लिखा हुआ क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। मैं फिर बता रहा हूँ कि चर्सियों की तरह रीड नहीं करना ये सवाल।
मैं आपको क्या क्या रहा हूँ समझ नहीं रहे। 18 में से 5 मैंने बोल दिए, 13 बचे। 13 में से लॉयर कह रहा है कि 6 देने पड़ेंगे, बाकी कंटिंजेंट है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या आ जाए। नहीं देखो, 4 तो वो ये कह रहा है कि 30% चांसेस हैं कि तुम 4 मिलियन पे करोगे, तो मोस्ट लाइकली तो क्या है, सही है ना, तो 6 है ना, तो हम तो मोस्ट लाइकली पे जाएंगे। हमें कहेंगे पूरा क्लेम जो फाइल हुआ है उसमें से जो रिकॉर्ड हो गया वो साइड में हो जाता है, बाकी रह जाता है कंटिंजेंट। यानी एग्जाम्पल ये है कि भाई वही कबीर वाली एग्जाम्पल है कि कबीर ने तोड़फोड़ की चीज़ें फेंक दी, मैंने जाके बोल दिया भाई इतने पैसे मैं दे दूंगा, सामने वाला कह रहा है कि भाई इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो जो मैंने ओके कर दिया वो तो हो गया, और जो प्रोविजन कर लिया वो भी हो गया, तो जो बाकी है वो कंटिंजेंट है। डिपेंड करता है केस के ऊपर के क्या रिजल्ट आता है, कंटिंजेंसी डिपेंडेंट। क्लियर है? तो वही तो बात है, वही तो हम लिख रहे हैं। चलें आगे। ओवेल लॉज अ क्लेम विद द सप्लायर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला तू आजा सप्लायर भाई इधर। अच्छा, अब रीइंबर्समेंट वाली कहानी आ गई। अब आप लोगों ने सोच के बताना है इसमें क्या करना है। इन दिसंबर 2018 द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ, हाँ, बिकॉज इट इज वेरी गुड। अब हाँ, अब ये हो गया आगे जी। However, OVL is still negotiating with the supplier and it is probable that OVL would recover a, अच्छा तो 9 3 तो 12 हो गए, बाकी डिस्क्लोज करोगे? अलाउड नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी डिस्क्लोजर अलाउड है और पॉसिबिलिटी के बेस पे अलाउड नहीं है। एसिड के केस में जब आप किसी से पैसे मांग रहे हैं और आप कह रहे हो पॉसिबिलिटी है कि वो भी दे देगा, तो आप डिस्क्लोज भी नहीं करोगे। बात समझ आ रही है? जबकि लायबिलिटी में पॉसिबिलिटी पे डिस्क्लोजर आता है, क्योंकि लायबिलिटी के केस में स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। वो कहता है सही है, पॉसिबिलिटी है ना कि देने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करो, प्रोबेबिलिटी है तो रिकॉर्ड करो। इस केस में प्रोबेबिलिटी है तो डिस्क्लोज करो, और पॉसिबिलिटी है तो कुछ भी नहीं करोगे। बिला वजह आश्रय नहीं दो अपने शेयर होल्डर को कि ये पैसे आएंगे। प्रोबेबिलिटी पे होता है तो आएंगे, तो भी डिस्क्लोज करो। वर्चुअली सर्टेन होगा तो रिकॉर्ड करो। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्मेशन दे दो जानी। क्लियर है सारे बच्चे? चलें अब आगे सुने। यहां पे लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2018 OVL is required to record a liability of 5 million as this has already been approved by OVL। और हमने तो इससे अच्छा भी सोचा कि हमने, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अज्यूम किए बाय करंट स्टेटमेंट। ओके, in respect of the remaining amount of the claim, a provision of ₹6 million shall be made as it is the most likely outcome that OVL would require to pay this amount advised by the, अच्छा ओके, further OVL should recognize a separate asset। अब ये किसकी बात हो रही है? रीइंबर्समेंट की। to the extent of 9 million as it accepted in principle by the supplier, therefore it will be taken as a virtually certain to be received in the statement of profit or loss, expense और income आपस में net हो सकते हैं। However, the recovery of the claim to the extent of 3 million is probable, therefore a contingent asset would be disclosed। क्योंकि उसने क्या कहा था आपको यहाँ पे कि मैं फर्दर 3 मिलियन और ले लूंगा, तो क्या इसको रिकॉर्ड करना है या डिस्क्लोज करना है? और इस एग्जामिनर सोल्यूशन में एक चीज़ मिसिंग है, वो ऊपर वाली कि जो रिमेनिंग है उसकी कंटिंजेंसी आएगी। क्लियरिटी है? क्योंकि वो बता तो रहा है कि ये आप पे होगा ऑब्लिगेशन पर, रिमेनिंग की क्या आएगी? कंटिंजेंसी। क्लियर है? तो इनकम और एक्सपेंस तो कर सकते हैं ना, इनकम एक्सपेंस तो कर सकते हैं ना एक ही मैटर पे, पर पार्टी एक नहीं है ना, तो रिसीवेबल पेबल नेट नहीं हो सकता। ये तो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। सही है? अच्छा जी, अब इससे जानी मैच कर लेना, ये वाला जो भी हमने किया इसके ही इक्वल लिखा है। तुमने लिखा है कंटिंजेंट एसेट ऑफ ₹9 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड। गलत, ये भंड मार दी ना तुमने। भाई कंटिंजेंट एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है? प्रोबेबिलिटी पे, एंड प्रोबेबिलिटी कंटिंजेंट एसेट की सिर्फ 3 मिलियन की है, तो कंटिंजेंट एसेट सिर्फ कितना आएगा? 3 मिलियन का, बाकी कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी डिस्क्लोज वगैरह नहीं होगा। एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो। क्लियर है?
और ये मुझे लगता है कि इसने जो पहला वाला केस है ना, उसमें इसने कंटिंजेंसी इसलिए नहीं बताई क्योंकि लॉयर ये कह रहा है कि बस तुझे 6 मिलियन पे करने पड़ेंगे, उसके ऊपर कंटिंजेंसी बनती ही नहीं है। इससे पहले वाले केस में हमने कंटिंजेंसी इसलिए बताई थी क्योंकि वो हम पे आ सकती थी, एग्रीड। पर अगर इसमें हम लिखना चाहें कि तो लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छी प्रेजेंटेशन है वो। क्या बता रहे हो भाई, बाकी भी तो आ सकती है ना मेरे ऊपर, तो आप लिखिएगा लाजमी टू बी ऑन अ सेफ साइड कि हाँ भाई बाकी कंटिंजेंट है, हो सकता है कि ये भी आ जाए, पॉसिबिलिटी की बात होती है, अनलेस के रिमोट हो, अनलेस के तो रिमोट होता तो आप कहते हो भाई आ ही नहीं सकती, पर पॉसिबिलिटी के केस में आ सकती है तो डिस्क्लोजर आएगा। क्लियर है? चलें एक और सवाल। तुम लोगों को नहीं कहा था प्रैक्टिस करनी है, तो यही तो है, नहीं तो आता ही ऐसा है, आता ही ऐसा है, विंटर आइटम्स में आता है। तो अभी भी तुम्हारी विंटर ही है ना, आ गया तो आ गया, पर विंटर में तो लग के ही आता है, अल्लाह करे आ जाए 15 नंबर का, तो अभी नहीं आ सकता। और ये IS-1 के साथ भी आ सकता है। अली हसन कह रहे हैं सर थैंक यू, अब पता लगा कि इंसानों की तरह 1037 करना है, बोल रहा है, पहले पढ़ा हुआ था, बोल रहा नहीं समझ आया, अभी गेम समझ आ रही है इसकी। क्योंकि देखो यार, अगर तुमने मतलब सिर्फ सुन लिया ना, कॉन्सेप्ट्स ले लिए, इफ यू वांट अप्लाई इट, आपसे नहीं हो सकता ये स्टैंडर्ड। ऑडिट में भी यही गेम है, आप जितने अच्छे कॉन्सेप्ट ले लो, एप्लीकेशन की गेम है, तो वो इंशाल्लाह तुम्हारी अच्छी होती जा रही है और होती जाएगी, मुश्किल सवालात कर करके। चलें 12th वन, वो नहीं दिया उसने अब तक, मैं उसको बोल देता हूँ, असल में वो भी अपने उसमें फंस गया ऑफिस में, मैं उसको बोल देता हूँ कर देगा। सही किया था आपने, तो आपको तो वैसे ही पता है। अरे लव यू यार असीब, थैंक यू, बस आप दुआ करें, इससे भी अच्छा करेंगे। मैं बताऊं, देखो NRV लॉस आ रहा है और उसको बताने में बड़ा फर्क है ना। IS-10 याद करो, IS-10 का केस यहाँ पे हवाला है, तो ये बताएं कि कैसे है। यस, since a study was published in November 2018 and the inventory has been sold at a lower price after the year end, suggests that the condition was existing at the year end. So NRV loss has to be booked at year end of rupees this amount, but you need to calculate that which amount is this.
हाँ वो तो ये है ना, नहीं जैन वो तो सिंपल है ना, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, यानी मैं तसव्वुर करूँ कि ये तो बेसिक बात है, ये तो हम फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं ना कि आगे जाके मुझे नुकसान होगा, तो वो आज तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा ना मैं जैन, ये वो बात है बस, इसलिए मैंने उसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। हाँ भाई लिखा, लिख रहे हो? बस 15 कर सकते हो वसीब, 15 अभी तो प्रैक्टिस ही है ना। एनआरवी निकालने के लिए फेयर वैल्यू ओनली नहीं होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, तो आपने ये कॉस्ट टू सेल भी लेनी है एनआरवी निकालने के लिए। तो आप सिंपल जो 8000 पर यूनिट है ना, उस 8000 में से ही माइनस कर दो ना, उसका 90% ले लो। ये मिस किया था ना तूने फैजान, एनआरवी वाला। हाँ वही ना, तो एनआरवी इज बेसिकली फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। नहीं तुम फेयर एनआरवी क्या, एनआरवी निकालो ना बस, एनआरवी कैसे निकलेगी, 90% ऑफ फेयर वैल्यू खत्म, तो 10% ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। 8000 रुपये ना, पहले एनआरवी एडजस्टेड प्राइस निकाल ली, तो एनआरवी लॉस उस पर निकलेगा ना जो तुम्हारे पास गुड्स मौजूद हैं, उस पर, जो नहीं है उस पर क्यों निकालूंगा एनआरवी। 5000 है ना ईयर एंड पे, 5000 रुपये आएगा ना। कब बिके हैं, तो एनआरवी लॉस कब बुक कर रहे हो, तो जो बिक गए वो तो बाद में बिके ना, ईयर एंड पे तो मौजूद थे ना। दो 2000 रुपये आएगा, जो नहीं बिके तो 5000 है ना। सिंपल आप देखो ना, खरीदा कितने का था, 10,000 का, अब उसकी वैल्यू कितनी चल रही है। कब बेचते सवाल है मेरा, तो आप अकाउंटिंग कब की कर रही हो, तो वाई डू आई बॉदर अबाउट द थिंग्स विच हैव बीन सोल्ड आफ्टर द ईयर एंड। देखो मैं, नहीं आप बात ही नहीं समझ रहे ना मेरी, आप आप एडजस्टिंग इवेंट्स को क्यों कह रहे हो, किसके लिए एग्जिस्ट करती थी, यूनिट्स के लिए ना जो खराब हैं। अब वो आपने एक कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए हुए, उसको किस पे लेके आना है, एनआरवी पे, तो बस इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, कहानी खत्म, इसके आगे क्या कहानी है, कुछ है, खत्म हो गई बात। जब बिकेंगे तो मेरी बुक्स में ऑलरेडी किस पे होंगे, ये एनआरवी पे,
उस वक्त कोई लॉस ही नहीं बुक होगा, क्योंकि अगर एक चीज मेरी रिड्यूस वैल्यू पे है और बिकेगी भी रिड्यूस वैल्यू पे तो लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है। आगे जाके एक चीज 100 रुपए की खरीदी 80 की हो गई है, मेरी किताबों में मैं कितने पे ले आऊंगा उसको? 80 पे। जब बेचूंगा उसको तो सेल भी 80 की होगी और कॉस्ट भी 80 की होगी, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर मैं ये एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं करता तो ईयर एंड के बाद लॉस आता 20 का, जबकि ये लॉस अगले साल का है या पिछले साल का है। तो हमने कब रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड भी कब करना चाहिए था? तो अब इसके आगे क्या बचा? सवाल मेरा ये है। हाँ, मैं अभी करके देख लेता हूँ ना। यहाँ पे आप अपने आप को ओवर कंफ्यूज कर रही हो ना बिला वजह। भाई मैंने 7000 यूनिट खरीदे, सही है, और 7000 यूनिट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? आप 70 मिलियन को 10,000 पर यूनिट मेरी कॉस्ट है, सही है। 31 दिसंबर पे 2018 पे मेरे पास यूनिट्स कितने मौजूद हैं? 5 मिलियन है। ये मेरी इन्वेंट्री के अंदर दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। मैं कह रहा हूं इतने पे दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? अब 2000 वाली बात पहले आप बोलो फिर मैं आगे जाऊंगा। 1 मिनट, 50 मतलब 50 मिलियन, ओके, ये आ गया। अब बताओ आप क्या पूछ रहे हो इसके आगे? यहां तक कहानी क्लियर है। 2000 वाली किसकी बात पूछ रहे हो? जो बाकी 2000 यूनिट्स हैं वो आपके पास हैं? किस अमाउंट से बुक करेंगे मतलब? नहीं, आप यूनिट्स पूछ रहे थे ना। मैं लॉस अभी निकालते हैं ना, पहले वहां तक तो पहुंचने दो। आपके पास कॉस्ट आ रही है 10,000 पर यूनिट, सही है। मुझे चाहिए एनआरवी। अच्छा मुझे बताओ कि वैसे ये जितने का भी बिकता हो, अब ये कितने का बिक रहा है? अच्छा 8000 का 2800 पर यूनिट का लॉस है, सही है। ऐसे भी नहीं करें ना तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। आप एक काम करें, 7200 जो एनआरवी है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 5000 से, कितना आ रहा है? 7200 को 5000 से कैलकुलेटर, होशियारी किए बगैर कैलकुलेटर पे। नहीं वो तो मेरा भाई सही है, पर जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ ना। 36 मिलियन ये टोटल एनआरवी है, सही है। कैरी कितने पे हो रहे थे? ये एनआरवी लॉस है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 2800 का पर यूनिट का लॉस है और यूनिट्स कितने हैं? यही आता है। पे कब किया? पे तो नहीं किया मैंने। वैसे 8000 होती एनआरवी कैसे? एनआरवी कैसे निकलती है? फेयर वैल्यू लेस। तो मैंने क्या किया है? अब इसमें क्या है? सही है, मतलब कोई सवाल खिंच रहा, कोई कंफ्यूजन वो पूछो ना। It is not a part of a policy. It is a methodology to calculate NRV. सही है।
तो ये है ना, वो बता रहा है ना कि मैंने जब आखिर बाद में इसको बेचा है तो 10% का कमीशन भी दिया है। तो अब मैं ये कहूँगा कि मैं इतने का प्राइस बेचता हूँ, उस पर मजीद इतना खर्चा होता है, तो मेरी नेट रिकवरी कितनी होती है? 7,200। तो मेरे गुड्स, मेरी जो रिकवरेबिलिटी है उससे ऊपर तो हो नहीं सकते, इसलिए मैं उसको किस पे ले आया? एनआरवी पे। तो ये एनआरवी लॉस आ गया आपका 14 मिलियन का। क्लियर है? ये बात थी इसमें। चलें ओके, अब सर इसको रीड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन of a new alternative drug with a better results in an indication of reduction in value of existing medicine kept in the inventory. It is more evident by the subsequent sales of such units at a lower price with 10% commission to distributors. According to IS2, inventory should be recorded at lower of cost or NRV. So OL is required to carry the entire stock of this medicine at NRV of rupees 36 million, और हमने भी कितनी निकाली हुई थी? 36 मिलियन, क्योंकि 36 पे आना था, 50 पे हम थे। कितने का लॉस बुक करूं? 14 मिलियन का। और 14 मिलियन का लॉस आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको पर यूनिट पे 250 का लॉस हुआ है। एग्रीड? क्लैरिटी है? चलें जी, ये हो गया ऑनलाइन वालों, जल्दी बता दो जानी। देखो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। सिर्फ ये कह देना कि एनआरवी लॉस है, ये है, इसके मार्क्स नहीं है। और इन्वेंट्री क्रेडिट यही बनेगी एंट्री। हाँ लिख दो, मसला नहीं है, पर वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हाउ दिस शुड बी अकाउंटेड फॉर। वो आपको क्या कह रहा है? डिस्कस द अबव इश्यूज हाउ इट शुड बी डेल्ट विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आप ये लिखना चाहें कि मेरी एनआरवी लॉस को बुक करने के लिए मैं ये एंट्री बनाऊंगा, तो वो भी डिस्कशन में ही आता है। तो पहले बताओ कि ये एडजस्टिंग इवेंट क्यों है, कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग डेट पे ये इवेंट हो चुका था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एनआरवी लॉस है। और क्योंकि ये कंफर्म भी हुआ है कि बाद में इन्वेंट्री क्या बिकी है? सस्ती बिकी है, कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। क्लैरिटी है? चलें जी ओके, हमने कहा आ जाओ एक और सवाल। विजिबल है? ओके IS1 लाइव होगा? जी बेटा IS1 लाइव होगा। ये कॉमन सवाल हमारे माशरे का। मेरे तो जहाज में भी बच्चा बंदा पूछ रहा यार IS1 लाइव कराएंगे आप? मैंने कहा जी। एयर हॉस्टेस पूछ रही है IS1 लाइव कराएंगे ना आप? बोलिए जी। तो फिर बोलिए हाँ ये फ्री है सैंडविच। हाँ ग्रुप में भी सेम क्वेश्चन होता है ना, कॉमन क्वेश्चन चल रहा है। अगर मैंने उसको बता दिया ना वो एयर हॉस्टेस कौन थी। हाँ भाई, आपने ज़रा ध्यान ये देना है कि इस सवाल के अंदर आपकी डेट कौन सी है जहां आप ये सारे डिसीजन कर रहे हैं? 15 फेब। तो आप ये सोचेंगे कि यू आर स्टैंडिंग एट 15 फेब एंड नाउ यू आर लुकिंग एट द इवेंट्स जो हुए हैं। सही है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपको जनरल एंट्री बनानी है हर एक केस की। बंगी यही तो है, IS 1037 चल रहा है। सही है, डिस्कस करना है ना। अल्लाह को मानो यार, मतलब एक तो चल रहे हैं पास पेपर 1037 के, यही होंगे ना। ये लाइव तो था ना। हाँ मतलब मुझे वाकई एक मतलब एक वो मोहब्बत का वो है। बट इस्लामाबाद में बच्चे मिले मुझे ना, तो वो मुझे कह रहे, वैसे मैं वैसे हमने कोई मीटअप नहीं किया, बट वैसे ही अगर रास्ते में कोई मिल गए, कहीं रेस्टोरेंट में मिल गए, तो वहाँ पे सर एक बार जलील करते हैं। अबे मैंने कहा बिला वजह क्यों करूँ? तो सर एक बार। अरे मैंने कहा मतलब क्या बात कर रहा है भाई, मतलब बिला वजह माशरे में सब लोग बैठे हुए जलील क्यों करूँ? बोला एक बार, बस एक बार सर, एक बार।
बोले बस वो मुझे गैरत चाहिए पढ़ने की। मैंने कहा पहले मुझे बता तू यहाँ कर क्या रहा है इस वक्त। बोला बस यही, अब जाके पढ़ूंगा घर पे। तो वो बस अजीब वो बैठा हुआ था, बोले तो बस एक बार जलील करो कि तैयारी करनी है। अथर भाई कह रहे हैं सर बेंचमार्क क्वेश्चन दे दें ऑडिट और R2 के। मैंने आपको ये बताया कि मतलब मैं अगर आपको कन्फाइन कर दूंगा ना तो आपका दिमाग से वो सतर्क रहेगा। ऑडिट में आप देखिए मैं हर बार आपको नया सवाल दे रहा हूँ। इफ़ आई कॉल अ सर्टेन क्वेश्चन अ बेंचमार्क तो आपका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि बस इससे आगे कुछ नहीं है। एंड आई थिंक जब आप सोचते हैं, इंसानी दिमाग सोचता है तो देयर इज़ नो बाउंड्री। तो मैं तो ये कहता हूँ आपको कि बस इसलिए जानिए अथर, बस मोहब्बत हसीब जानिए आपकी। इधर पहला पार्ट जल्दी। क्या वो फ्लाइट हो गए? अब तू ही सुनाएगा पहले। पर आपको ये बयान करना पड़ेगा ये लिख के। तो इंग्लिश प्लीज कुछ। पहली क्लास में बताया था ये। कोशिश करो लिखने की कि भाई क्यों नहीं है। मतलब आई थिंक यू शुड कनेक्ट इट विद द पास्ट इवेंट, ये बता रहा हूँ। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट, चलो दो बातें तुम्हें बता दी, पास्ट इवेंट से कनेक्ट करो और ऑब्लिगेटिंग इवेंट से। और ये देखो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्रिएट कब होगा। डिस्काउंट नहीं, परचेज इज मेड। क्योंकि परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज क्रिएटिंग ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होगा? आफ्टर द ईयर एंड, जब वो परचेज करेगा। तो देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज एट 31 दिसंबर 2017। ये ऐसे लिखना है ना। तो बस मैंने तुम्हें क्या कहा, जब भी तुम्हें कोई मसला हो आंखें बंद करके अपने माँ बाप का चेहरा देखो। कह रहे 4 कंडीशंस है ना, उसमें से किसी एक पे फिट करना है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें मतलब ये सीखना है, लिखने का तरीका यही है। Whenever you are confused, you need to link it to 4 conditions। पास्ट इवेंट से लिंक कर दूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो आपकी खुद ही वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज अकरिंग व्हेन द एक्चुअल परचेज इज बीइंग मेड। So there is no present obligation that exists at reporting date। क्लियर है? तो ये बताओगे। ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है बेसिकली। हाँ, पर अगर मटेरियल सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, सही है ना। अब तो बताता है, ये तो खैर 2018 का सवाल है, अच्छा सवाल है इसलिए मैंने वो चुन चुन के उठाए हुए हैं। बट वो अभी बता देता है कि मटीरियलिटी तो यस। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। In the scenario, present obligation was not existed at year end, as the obligating event in this case is the या तो उसकी परचेज या हमारी सेल।
rather than the publishing of the coupon in the newspaper. Therefore, neither provision nor disclosure of contingent liability are required in the ML's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2017. और वो डिस्क्लोजर इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ये नहीं मान रहा इस केस में कि ये मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट है. यस, तो हम ये बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है कि 4 स्टेप्स के अंदर 2 ही फारिग हो गया तो आगे की 2 की कहानी बनती ही नहीं है. बिल्कुल सही, यही इसकी लॉजिक है. चलें अगला. सही है. यस, बिल्कुल अली हसन ऐसा ही है. ये भी आइए स्ट्रेंथ से उठ गया है. आप बताएंगे एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग है. अगर आइए स्ट्रेंथ खोलो. सेम एग्जांपल थी. ईयर एंड से पहले मैंने पीपी बेचा था और मैंने कहा था इसकी सिर्फ प्राइस बाद में कंफर्म होगी, तो एडजस्टिंग इवेंट है ये, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी एग्रीमेंट में तय हो चुकी थी, खाली अपडेट बाद में आ रही है. सेलिंग ऑफ पीपी, इसमें एक पूरी लाइन लिखी हुई थी, परचेज एंड सेल ऑफ पीपी बिफोर द ईयर एंड, प्राइस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट. ये यहीं पे लिखना है. सिंस द पीपी हैज बीन सोल्ड, या जो भी एसेट है, बिफोर द ईयर एंड एंड द प्राइस इज बीइंग कंफर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड एज पर IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. तो फिर बताओगे कि फिर एंट्री क्या बनेगी? रिकॉर्ड करेंगे उसको. भाईजान या भूल गए, वो स्पेसिफिक केस था एक, अभी जाके देख भी लेते हैं. हाँ भाई, तीसरा ये पॉइंट देख रहे हैं. तीसरा, डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज और द प्रोसीड्स फ्रॉम द एसेट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड इज ऑलवेज एन एडजस्टिंग इवेंट. क्योंकि हम ऊपर एग्जांपल्स किसकी कर रहे थे? एडजस्टिंग इवेंट्स की. क्लियर है? तो आई थिंक भाई ये तुम लोग याद नहीं किया हुआ तुमने. अच्छा, तो अब जरा इसको देख लेते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल ऑफ प्राइस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एन एसेट सोल्ड where the sale had been made before the year end is considered as an adjusting event as per IAS 10. Consequently, ML is required to book a receivable of 1.5 million. मैंने एंट्री भी बनाई थी और फिर गेन भी रिकॉर्ड किया था. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द गेन और लॉस ऑन मशीन शुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ सच रिसीवेबल. यानी फॉर एग्जांपल अगर लॉस था तो वो कम हो जाएगा, गेन था तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और गेन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब पैसे उसकी प्राइसिंग क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे सौदे होते हैं कि आप कहते हो आज मैं पीपी बेच रहा हूँ, पीपी का बेचना एक इवेंट था जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, खाली उसकी प्राइस कब अपडेट हो रही है बाद में, पर वो एग्री हो चुका था पहले. एग्रीड है? तो ये बात है इसके अंदर. चलो आगे. पॉइंट नंबर 3,
रिकॉर्ड होगा डिस्क्लोज होगा? किसा कह रही हैं डिस्क्लोज होगा? हाँ भाई पढ़ें आप। डिस्क्लोज होगा क्योंकि इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, इवेंट बाद में हुआ ना, नहीं लॉयर ने अपडेट, तो 40% चांस में तो पॉसिबिलिटी होती है ना, डिस्क्लोज होगा। अब अपडेट करेंगे ना 40%। अब देखो ये है, तो आपने इसमें लिखना ही है कि सिंस अ क्लेम हैज बीन लॉन्च्ड by a worker before the year end, since the claim has been lodged before the conditions of the obligation existed at the reporting period. However, as per the lawyer's confirmation before the year end, there was a remote chance of losing the case. However, after the year end, but before the financial statements are authorized for issue, it has come to our attention that there is a 40% likelihood of losing a case. So now a provision 2 million should be disclosed in the financial statements. तो प्रोविजन आएगा, बिल्कुल ऐसा है 40% पे। चलें ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। IS stands stated if an entity receive information after the reporting period about the condition, देखो सिर्फ information बाद में आ रही है, condition पहले ही एग्जिस्ट करती थी। इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर द रिलेटेड टू दोस कंडीशन इन द लाइट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन। इन द लाइट ऑफ अवर ML इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द लाइट ऑफ रिवाइज्ड ओपिनियन ऑफ ML लॉयर। 40% चांसेस द कोर्ट वुड अवार्ड कंपनसेशन ऑफ 2 million टू द अफेक्टेड वर्कर। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं करते, तब तो आप चुपचाप बैठे रहते, FS पब्लिश हो जाते तो आगे की कहानी देखी जाती। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, PDCL के केस में पेंशन का केस 30 जून तक डिस्क्लोज था, हमने रिपोर्ट साइन नहीं की थी, 10 जुलाई को फैसला आ गया, केस हार गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। अच्छा, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना, तो पॉसिबिलिटी तो तब थी ना, नहीं पॉसिबिलिटी तब तक थी जब तक उसका लॉयर कह रहा था। अब लॉयर को हमने बोला इधर बेटा जज साहब ने फैसला कर दिया, तो अभी रिपोर्ट साइन हो गई, तभी तो आई टोल्ड यू दैट आई नीड टू गो अगेन। पर अभी तो आगे जाऊंगा जब तक वो मसला तो हल करें। हाँ क्या कर सकते हैं? ईयर एंड क्या हुआ? डेडलाइन होती है ना, ईयर एंड पे तो 4 महीने होते हैं आपके पास, और हाफ ईयर में 2 महीने होते हैं, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। और अगर नहीं भी हो, दिस नॉट माई कंसर्न ब्रदर, इट इज द मैनेजमेंट हु हैज टू डू सो। आई डोंट नो, सही है, यू विल नो व्हेन द अकाउंट्स आर पब्लिश्ड। सही है, चलो एनीवेज, इधर पहले बताओ बात समझ आती है, गेम समझ आती है? देखो हम तो उस हालात वाक़यात के हर, अल्लाह का शुक्र है, मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में मेजर हो रही हैं। सही है ना? ये है। चलें, किसकी मार्केट या मार्केट प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे पड़ेगा, अब पड़ेगा जब उसने इंफॉर्मेशन पब्लिक की है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है ना, वो मेजॉरिटी मेमन है। सही है, मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैं तो खुद डायनामिक्स में इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो वो इस नज़रिए से कंपनीज को देखते ही नहीं है। क्योंकि देखो PDCL के केस में मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो फ्री फ्लोट जो मार्केट में शेयर्स होते हैं जो नॉर्मल आवाम के लिए होते हैं वो बहुत चुनने से हैं, तो मार्केट प्राइस पे यूज़र्स का रिएक्शन इतना है ही नहीं। अगर इसकी कंपनी के फ्लोट लें, लेट से एक कंट्रोलिंग ओनर होता है 51% और 49% मार्केट में होते हैं, तो प्राइस हो सकता है 2 रुपये पे आ जाती, क्योंकि रिएक्टिव होता। यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर्स ही नहीं है, खत्म हो गई बात। पर हाँ, जब इसकी बात जाएगी कि गवर्नमेंट शेयर्स बेचना चाह रही है तो प्राइस नीचे आने लग जाएगी। तो मार्केट इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करती है, पर एब्जॉर्ब करने के बाद यूजर्स का रिएक्शन भी देखा जाता है। तो खैर अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। सही है, ये तो खैर चलें।
आगे एडिशनल सर्विस, हाँ जी, ओके जल्दी से। इन नवंबर 2016, 17 बल्कि, बिफोर द ईयर एंड, राइट, as part of the restructuring plan, an option of early retirement in the exchange of one-off payment of rupees 1 million was offered to each employee. जिसकी एज 50 साल से, उनको बोला भाई आपको हम सैलरी दे दें, आप एक काम करें, आप निकल जाएं, तो हम जो आगे सैलरी देंगे, इदारे ने असेसमेंट की होगी ना कि आगे सैलरी देंगे वो महंगी होगी, आज 1-1 मिलियन दे के निकाल देते हैं। वॉलंटरी सेपरेशन बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। Okay, according to the restructuring plan, I mean there is a plan. Management expects that the 25 employees would accept the offer. अच्छा, पर क्या valid expectation लोगों में create हो गई है? बोल दिया ना? There is a plan and it has been communicated to those affected. ये लिखा हुआ था? आगे. According to restructuring plan, management expects that 25 employees would accept the offer. इसकी expectation है कि 25 इसको accept करेंगे. द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज 31 मार्च तक। अच्छा, हम 15 फेब पे हैं, जो हमने देखा था। 10 एम्प्लॉइज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया 31 दिसंबर तक, और फर्दर 6 एम्प्लॉइज एक्सेप्ट कर चुके हैं आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा, कॉस्ट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट वन ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, बाकी जो प्रोविजन होना था वो हो चुका है बाय एमएल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कह रहा सिर्फ ये जो वन ऑफ पेमेंट है ना 1 मिलियन वाली, इसका एक्सपेंस बुक होना अभी बाकी है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है मैं कितने का एक्सपेंस बुक करूं। अच्छा, एक्सपेंस मतलब 10 लोगों का, 16 लोगों का या 25 लोगों का? 25 का होगा, क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट 25 है। देखो 10 तो एक्चुअल हो गए ना, 6 भी एक्चुअल हो गए, तो आपको रेलेवेंट पीरियड में रेलेवेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है ना, तो आप तो उन तमाम का एक्सपेंस बुक करोगे जो आपकी नज़र में इस ऑप्शन को अवेल कर लेंगे। हम भी यही करते हैं ना भाई। आप मुझे बताओ, जब आप ऑल टुगेदर प्रोविजन बनाते हो वारंटी का, रिपेयर्स का, तो क्या एक्चुअल बनाते हो या अंदाजे पे कि मैक्सिमम कितना आ सकता है? अब उसमें से अगर कम आ गए 1 महीने में, तो क्या बाकी रिवर्स हो जाता है? हाँ, अनलेस के स्कीम ही 1 महीने में खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें ये होता है कि भाई फैब की 15 तक है, और फैब की 15 तक तुम्हें पता लगता है कि 16 ही हुए, तो वे 16। अच्छा, इसके आगे क्यों नहीं कर रहे? टाइम खत्म हो गया, फिर तो 16 ही और अपडेटेड अमाउंट। देखो, मैंने कहा कि अगर स्कीम खत्म हो जाती 15 फैब पे, तो 15 फैब तक कितने लोगों ने कर लिया ऑप्ट? 16 ने। तो मैं बोलता 16 से ऊपर जा ही नहीं सकते, मुझे तो एक्चुअल पता है, तो 25 का एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करूं? पर क्या अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मौजूद हूं उसके आगे भी अभी चांसेस हैं, तो फिर चांसेस हैं तो फिर आप हायर एस्टिमेट पे जाओ ना, जो रिलायबल एस्टिमेट है कि कितने लोग इसको ऑप्ट करेंगे, 25। तो प्रोविजन भी कितने का होना चाहिए? 25 का। यानी एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड ऑफ 25 एम्प्लॉइज। एग्रीड? तो ये सोचने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ बेचता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने वारंटी दे दी, सही है, मान लिया वारंटी दे दी। अब मैं कह रहा हूँ वारंटी का क्लेम जनवरी की 31 तक हो सकता है, तो मैंने कहा, मैंने अज्यूम किया था 10,000 का प्रोविजन करके बैठा था, असल में 7,000 है, बाकी 3,000 क्या करूँगा? रिवर्स। अच्छा, बुक क्यों नहीं रहने दे रहे? स्कीम खत्म, एक्चुअल अपडेट हो गया, यहाँ पे स्कीम खत्म हो गई, आगे भी चल रही है और अब तक रिपोर्ट साइन नहीं हुई है। तो फिर अभी आपके लिए 15 फेब के ऊपर 25 एम्प्लॉई हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि इस ऑफर को अवेल करेंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कितने लोगों का होना चाहिए? 25 का। व्हाई नॉट 16? एक्चुअल फिगर अभी पता नहीं है, एक्चुअल फिगर तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पता है। एग्रीड? चलो, अगर मैं 25 फैब को रिपोर्ट साइन कर रहा हुआ, तब भी 25, स्कीम नहीं खत्म हुई, स्कीम का टाइम पीरियड आगे तक है। अब आप बोलोगे भाई मेरे जहां तक मेरी बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी वो तो 25 है। हाँ, अगर अकाउंट्स ऑथराइज हो गए, मार्केट में चले गए, फिर हुआ तो ये चेंज इन एस्टिमेट कब देखा जाएगा? अगले साल, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कब तक कवर होते हैं? रिपोर्टिंग डेट के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले। ये तो पहली क्लास थी कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले। तो उसके बाद अगर साइन हो गए, मार्केट में चले गए और बाद में पता लगा लोग कुछ, लेट्स से
4 और आ गए, 20 हो गए। 6 ने ऑप्ट, 25 है ना, सॉरी 5 ने ऑप्ट नहीं किया। तो अब मैं अगले साल जाके उसको क्या कर दूंगा? तो भाई वो तो इवेंट मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया ना। ऐसे तो तुम्हारे पास विंडो जिंदगी भर की खुली रहेगी, तो कहीं तो लाके रोकना है ना। तो कहाँ पे लाके रोकना है? जब अकाउंट्स ऑथोराइज हो जाए। ऑथोराइज हो गए भाई, बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट वही था। अब आगे जाके चेंज हो गया, तो अब आप कहते थे आइए स्टेट में दिस इज चेंज इन एस्टिमेट, पर जब तक आपके कंट्रोल में नहीं था। हाँ आपके कंट्रोल में था तो आपने अपडेट कर दिया, जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपने बोला अगले साल देखेंगे। क्या कहलाएगा वो? चेंज इन एस्टिमेट। क्लैरिटी है? पक्की बात है? कौन सा सवाल किया था? नेम इट। नहीं वो ये केस था रीस्ट्रक्चरिंग वाला। नहीं नहीं, केस बताओ, मैं हवाई बातों पे विश्वास नहीं रखता। नहीं केस था क्या वो? पहले तो ये इस पे आते हैं ना। एक एडजस्टिंग बिल्डिंग के ओनर ने मुझ पे केस फाइल किया था, राइट? और वो मुझे कह रहा था मुझे इतने पैसे चाहिए, 18 मिलियन, बल्कि सॉरी केस सप्लायर, कस्टमर था, डिफेक्टेड गुड्स सप्लाई किए थे, सर्जिकल गुड्स। सही है, उसको इससे क्यों मिला रहे हम? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। प्रोबेबल थे, डिस्क्लोज कर रहे थे। आर यू श्योर अबाउट इट? जहां प्रोबेबल नहीं, गलत देखो, एक मिनट, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि हम कोई फजूल बात करेंगे। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी पे मैंने कब कहा था डिस्क्लोज करेंगे? किया था। यहां पे क्या कर रहा हूं? कितने लोगों का? यहां पे लोग हैं, वहां पे लोग नहीं थे। वहां पे लॉयर की बताई गई अमाउंट थी, मैंने उतनी की थी, और बाकी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं थी। यहां पे क्योंकि मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं ना। तो दिस केस इज नॉट कंपेरेबल टू दैट केस इन एनी सेंस। यहां पे प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है, तो मैं रिकॉर्ड कितने पे करूं? 25 पे। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, यहां पे प्रोबेबिलिटी 25 लोगों की है, तो मैं रिकॉर्ड भी कितने पे करूंगा? वहां पे कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था, वहां पे अमाउंट इन्वॉल्व थी। वहां पे उसने कहा था 5 तुमने खुद कबूल लिए, यही था। उसके अलावा मेरे ख्याल से 6 और था, तो 11 हो गया था। बाकी हमारी कंटिजेंसी थी, हमें पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी यहां पे आप इसको रीड कर लो ना, यहां से समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉइज वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इसका मतलब यह है कि ये 25 एम्प्लॉइज की प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा होता तो वो ये कहता पॉसिबल है ये लोग कर लें। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। तो हम रिकॉर्ड भी कितने का करेंगे? 25 का। तो आई गॉट योर पॉइंट। आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में। ये 25 की क्या है? प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम 25 का कर रहे हैं। सही है? तो उसको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूज ना करो, वो केस अलग है और ये केस अलग है। वहां पे हमने लॉयर की हेल्प ली थी, तो लॉयर ने मुझे बताया था ये प्रोबेबल है, ये पॉसिबल है। यहां पे हम अपनी असेसमेंट कर रहे हैं कि ये 25 हैं जिनको मिलेंगे। अब जो पेंशन जो केस हारा PDCL, उस पेंशन के केस के ऊपर मैनेजमेंट मुझे आके कहती है, प्लीज सुनना, मैनेजमेंट मुझे आके कहती है यार इसमें से हमने कुछ लोगों को बोला पेंशन को कटाओ, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम में चले जाओ, जैसे ये बोल रहा है। तो वो मुझे कह रहा है यार हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरे 37,000 पेंशनर्स हैं उसमें से 500 VSS में आ जाएंगे, और 200 लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। वो प्रोविजन कितने का करेगा? क्यों 500 का? नहीं अभी आए तो 200 हैं। बात समझ आई? कि वो कह रहा है इतने लोग जाएंगे, तो वो तो पूरे का ही करेगा ना प्रोविजन, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो वो नाम ही नहीं लेता। एग्रीड? तो ये पूरा इंटायर केस है। तो दिस केस इज इन एनी केस इज नॉट कंपेरेबल टू दैट केस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे लॉयर इन्वॉल्व था। पर चलो अगेन हमें दोनों केसेस को सोचने का, परखने का तरीका तो आ गया ना।
कि वो लॉयर बेस है या मैनेजमेंट असेसमेंट है। एग्रीड? चलें इसको रीड करते हैं एक नज़र। अनाउंसमेंट ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान टू दोज एम्प्लॉयज हु वुड बी अफेक्टेड बाय द प्लान रेजेस अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये वहीं से उठाया मैंने जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। आगे, अकॉर्डिंग टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान management expects that 25 employees would accept the offer, so provision liability should be made for, अच्छा, irrespective of the employee who have already opted for the scheme till now. क्लियर है? तो रीस्ट्रक्चरिंग में बाकी भी तो आता है, वो कर चुका। अच्छा, अगर मैंने कोई लीज साइट्स होंगी उस पर नुकसान हुआ, जो लीज है और वो ज़ाया होगा, मुझे रेंट पे करना पड़ेगा आगे तक, वो आ गया ना, पर वो हो चुका होगा, वो बोला बाकी मैं कर चुका हूँ, इसका बता दे भाई। एग्रीड? उसने कॉम्प्लेक्स नहीं रखा, उसने बोला भाई बाकी जो जो खर्चे होने चाहिए वो हो चुका, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इसमें क्या होगा। क्लियर है? अच्छा चलें, तो वो कह रहा है कि भाई पूरे 25 पे बुक होगा। एग्रीड है? तो आप मुझे बताएं, ये IAS 1037 के सवाल करने के बाद आपको क्या लगता है कि इसके और सवाल होने चाहिए? और होने चाहिए। चलें एक और सेशन लगाते हैं इसके ऊपर ताकि हम और आगे तक सवाल लेके जाएं। सारे करा दें? चलो तो सारे ही करा देते हैं, तो ये कर लेते हैं, कल लगा दें वही क्लास। आना है पे सबने, देख लो, पक्की बात है, टोपी नहीं, देखो आपके ऊपर है, लगा दें। चलो डन, इसको कंप्लीट करते हैं ताकि IAS 1 में स्टेप इन हो जाए ना। फिर चलें मंडे से IAS 1 शुरू कर लेंगे। चलें फिर कल आप लोगों की ही फरमाइश पे क्लास है। चलें ओके जी, डन, अल्लाह हाफिज़।